आपको बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से करना है। और ये बायोलॉजी का जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम नाम सुनते ही कुछ बच्चे अरे ये सर ये तो हाथ नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। एनिमल किंगडम को भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि बायोलॉजी का सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है बच्चों को भी, इवन बहुत सारे टीचर्स को भी, बट आपको इसको बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से रिलैक्स मूड में और बिल्कुल अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो कोई कठिन नहीं है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। सबसे लेंदी, सबसे बड़ा और सबसे हार्ड टॉपिक इसको कहते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज़ आपसे टफ नहीं हो सकती, बड़े आराम से इसको आप कर सकते हैं। तो देखिए इसको अपन बिल्कुल सिंपल बना देते हैं कि किस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले छोटे क्लासेस में भी आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या होता है, एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपने 11th का पहले चैप्टर पढ़ा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव सबसे ज़्यादा। देन जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम्स है जिनमें हम पढ़े थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल, तो बाकी सभी किंगडम हम लोगों ने पढ़ लिए। एनिमल किंगडम जो लास्ट किंगडम है इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम में किस तरह के प्राणी आएंगे, किस तरह के जीव आएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द क्राइटेरिया, विटेकर ने क्या क्राइटेरिया रखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, एनिमल में कौन से जीव रखे जाते हैं आप सब जानते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक चीज है। एनिमल किंगडम में जितने भी प्राणी रखे गए हैं वो बेसिकली उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि एनिमल किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक होना पड़ेगा। जितने भी मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय सुकोश केंद्रीय जीव होते हैं उन्हें एनिमल किंगडम में रखा गया है। बराबर, ये तो आप जानते हैं। लेकिन केवल मल्टी सेलुलर और यूकेरियोटिक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक तो प्लांट भी होते हैं। उसके अलावा और कौन सी चीजें जो एनिमल किंगडम में उनको अलग बनाती है। तो बेसिकली टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण पद्धति, पोषण किस प्रकार का एनिमल्स में होता है, विषम पोषी, हेटरोट्रोपिक। तो विषम पोषी, यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ये 3 चीजें जिनमें होगी वो एनिमल, वो एनिमल किंगडम में आ गया। इसके अलावा अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग कब होता है, जब उसमें सेंसिटिविटी होती है। और एनिमल है तो उसमें कहीं ना कहीं मोटिलिटी जरूर होगी, चाहे वो डिंबावस्था में हो, चाहे वो पुख्त अवस्था में हो, यानी चाहे वो एडल्ट फॉर्म में हो, चाहे वो लार्वल फॉर्म में हो। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखे हैं, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जिसमें भी होंगे वो सभी एनिमल्स, वो सभी लिविंग बीइंग्स एनिमल किंगडम में रखे गए। बिल्कुल सिंपल। चलो तो अब हम बात करते हैं कि एनिमल किंगडम, ठीक है भाई ये एनिमल किंगडम हो गया कि एनिमल में ऐसे ऐसे जीव आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें भी वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जीव, समुद्र में अलग, नदियों में अलग, स्थल पे अलग, पेड़ों पे अलग, बिल्कुल अलग अलग तरह के जीव, हजारों तरह के जीव है। अब लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किन बेसिक्स पर हम इतने एनिमल्स को याद रख सकते हैं, तो उनके लिए साइंटिस्टों ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप एनिमल्स को, जितने भी एनिमल इस दुनिया में हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं या उनके लिए
कौन कौन से ग्रुप समानताओं और असमानताओं के आधार पर जितने ग्रुप्स रखे गए हैं उन्हें आप कैसे डिवाइड करेंगे, किन बेसिस पे डिवाइड करेंगे। चलिए, तो वो बेसिक्स क्या क्या है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। नंबर 1 बेसिक्स में सबसे पहले क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो सेलुलर लेवल है, एसेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी कि सबसे सिंपल टाइप का जीव है, एक कोश का बना है, बहुत सारे कोश का बना है, बहुत सारे कोश मिलकर पेशी बना रहे हैं, पेशी वाले हैं, या पेशी मिलकर अंग बना रहे हैं, या अंग मिलकर तंत्र बना रहे हैं, ये पूरा सिस्टम। तो इस आधार पर स्टेप टू स्टेप्स डिवाइड किया गया। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो स्तर है उनकी बॉडी का, उनकी जो लाइफ है उसका स्तर किस लेवल का है, कि वो कोशीय स्तर का है, पेशी स्तर का है, अंग स्तर का है, अंगतंत्र स्तर का है। उसके आधार पर नंबर 1 पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, जैसा कि हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरा क्राइटेरिया होता है सिमेट्री। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये सिमेट्री के यहाँ पर क्या काम है, तो मैथमेटिक्स की चीज है। सिमेट्री सममिति मैथमेटिक्स की चीज है, बायोलॉजी में क्या काम है। अरे भैया, सममिति उसका बॉडी बन तो गया, लेकिन जो उसका बॉडी बना है, अब उसके बॉडी में वक्ष भाग कौन सा है, अधर भाग कौन सा है, पृष्ठ भाग कौन सा है, तो वो भाग कैसे पता लगेगा आपको। उस भाग का पता तब लगेगा जब हमें उसकी सममिति पता लगेगी। सममिति तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, बिकॉज जब तक आपको उस एनिमल का पृष्ठ भाग, वक्ष भाग, उसका लेफ्ट साइड, राइट साइड ये पता नहीं होगा, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस एनिमल का कौन सा ऑर्गन कहाँ है। ओके, तो दिस इज द सिमेट्री, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सममिति का मतलब क्या होता है, इसको भी समझाते हैं। सममिति मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये मेरे हाथ है, दोनों हाथ एक दूसरे पर सुपरइम्पोज हो गए, तो इन दोनों की सिमेट्री क्या है, इक्वल, बराबर। तो ये समित बिल्कुल इक्वल, बायलैटरल सिमेट्री, इक्वल इक्वल है दोनों, तो ये सिमेट्री होती है। एक हाथ दूसरा हाथ दोनों इक्वल, ये सिमेट्री। लेकिन जैसा आप पढ़ते हैं कि एनिमल किंगडम में अलग अलग तरह की सिमेट्री है। कहीं पर कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, कहीं पर बायलैटरल सिमेट्री। और रेडियल किसे बोलेंगे, बायलैटरल किसे बोलेंगे, ये भी एक पॉइंट है। लेटरल सिमेट्री, जब रेडियल सिमेट्री की हम बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होगा, इसको भी समझने की जरूरत है। देखिए, जब हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री में भी मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 तरह के होते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो ये एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, देखिए यहाँ समझिए, सिमेट्री वाले पॉइंट को ही समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई साइज से फिक्स ही नहीं है, तो ऐसे कितने तल होंगे जिससे इसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। अगर मैं इसको यहाँ से 2 फुट यहाँ से काटता हूँ तो भी 2 बराबर भाग नहीं आते हैं, इधर से कट करता हूँ तो भी 2 बराबर भाग नहीं आते हैं। इसको किसी भी प्लेन से कट करने पर कोई भी 2 इक्वल भाग नहीं आते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिनका कोई शेप साइज नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, एसिमेट्रिकल। कौन से एनिमल आएंगे, स्पॉन्जेस, बादली, जिसे आप बोलते हैं गुजराती में बादली, ऑर्फेरन्स, स्पॉन्जेस,
इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, मैक्सिमम एसिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे रेडियल सिमेट्री, नाम से पता लग रहा है रेडियल मतलब अरीय सिमेट्री, अरीय सिमेट्री वाले एनिमल्स में क्या होगा वो भी समझिए। एसिमेट्रिकल समझ में आया है? एसिमेट्रिकल का मतलब ऐसे एनिमल जिनको किसी भी तल से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके, these are called एसिमेट्रिकल। नंबर 2, जैसा हमने कहा रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होगा? रेडियस यानी कि अरीय समित। अरीय समित का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनको अरीय समित, जैसे एक सर्कल है, सर्कल में ये रेडियस है, तो जिनको सेंटर से होते हुए किसी भी तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सके, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चपाती है, रोटी, उस रोटी के दो बराबर भाग आप ऐसे फोल्ड करके भी कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके भी कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके भी कर सकते हैं। तो कोई भी गोल चीज जो होती है उसको आप सेंटर से जाने वाले किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में बांट सकते हो। केंद्र से होकर जाने वाले तल से जो एनिमल दो बराबर भागों में बढ़ जाए इसको रेडियल सिमेट्रिकल। पर जब मैं मेरी बात करूं, मेरा सेंटर कहाँ है? यहाँ है, लेकिन क्या मेरे सेंटर से होकर किसी भी तल से काटने पर क्या मैं दो बराबर भागों में बांटूंगा? नहीं। लेकिन ऐसे एनिमल जो सेंटर से दो बराबर भागों में किसी भी तल से काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं इसको रेडियल सिमेट्रिकल। इसमें कौन से एनिमल आते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल में आप लोगों ने पढ़ा है बहुत सारे एनिमल्स हैं, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, रेडियमिट्स, ठीक है। चलिए रेडियल सिमेट्रिकल के बाद एट लास्ट सिमेट्री के अंदर ही बायलैटरल सिमेट्रिकल, समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनको बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनको किस आधार पर दो बराबर भागों में बांटा जा सके? जिनको केवल और केवल सेंटर से होकर जाने वाले एक प्लेन, फर्स्ट प्लेन, एक तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सके, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्रिकल। ओके, तो नंबर 2 सिमेट्री। नंबर 3 जर्म लेयर। जर्म लेयर मतलब गर्भस्तर। गर्भस्तर कितने होते हैं? 3, बाह्य गर्भस्तर, मध्य गर्भस्तर और अंतः गर्भस्तर। ये गर्भस्तर कब विकसित होते हैं? जब कोई एनिमल डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन के अंदर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। गैस्ट्रुलेशन प्रावस्था में जो सेल्स की लेयर्स बनती है उन्हें बोलते हैं जर्म लेयर्स। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बाह्य गर्भस्तर, मध्य गर्भस्तर, अंतः गर्भस्तर। तो कितने गर्भस्तर उसमें मौजूद है उसके आधार पर भी फिर आगे डिवाइड किया जाता है। तीसरा है नंबर 4, फोर्थ नंबर जिसके आधार पर आप डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सीलोम, देह गुहा। बहुत सारे एनिमल्स में जो देह गुहा है वो किससे बनती है? देह गुहा मतलब ऐसी गर्भस्तर जो किससे, सीलोम का मतलब होता है ऐसी देह गुहा जिसके थ्रू एनिमल्स जो हैं उनको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? जिनमें देह गुहा ना हो, एसिलोमेट्स। जिनमें देह गुहा है लेकिन वो मेसोडर्म से नहीं आश्रित है, सूडोसिलोमेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित है, यूसिलोमेट्स। उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में कि कैसे साइटोसिलोमेट्स होते हैं और कैसे एंटेरोसिलोमेट्स होते हैं। ओके, बस। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक सबसे मेन है। इनके अलावा भी और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फॉर एग्जांपल नोटोकॉर्ड। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। ये सारे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सीलोम, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ये इसीलिए बताया है
ताकि आप लोगों को ये जो मैं चार्ट बनाने जा रहा हूँ ये आपको समझ में आए, क्योंकि इन 4-5 चीज जो क्लासिफिकेशन की बेसिक्स है इनके बिना आपको ये चार्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, देन इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इन सब फाइलम्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इस चार्ट को समझिए। एनिमल किंगडम को बेसिकली ये चार्ट आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। जब तक ये आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी नॉन पोर्टेट्स हैं, वो सारे के सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं। इन्हीं को एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को इनके बारे में समझना है कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर मैंने लिखी है और क्यों लिखी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों लिखी है, मतलब ये चारों बेसिक पॉइंट्स ये आप लोगों को हमने बताया, लेकिन इनके बारे में डिटेल्स आनी चाहिए। शिलोंग के बारे में मैंने कहा था कि शिलोंग यानी देवगुहा एक ऐसी कैविटी जो आपके एंट्रोन मतलब जो आपका आहार नाल है उसके बाहर, जैसे मेरी आहार नाल उसके बाहर देह दीवार और आहार नाल के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में हमारे बहुत सारे अलग अलग अंग मौजूद है। उन्हीं स्पेस को, उसी स्पेस को हम देवगुहा कहते हैं। लेकिन देवगुहा में भी हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो आभासी या कूट देह कोष्ठी है, बहुत सारे सच्चे देह कोष्ठी है, कुछ अदेह कोष्ठी है। तो ये 3 टाइप जो मैंने समझा है, इसका भी एक क्राइटेरिया है कि देवगुहा, सच्ची देवगुहा उसे कहते हैं जिसमें, चलो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, उसी को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये मैंने बताया था आपको कि ये मान लीजिए 3 गर्भ स्तर है, एक्टोडर्म सबसे बाहर, ये एक्टोडर्म, ये बीच वाला मीजोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म। ठीक है, तो ये एक्टो, मीजो और अंदर एंडोडर्म। तो ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म को भी चलिए अभी मैं ऐसे बता देता हूँ, अभी कोई कैविटी नहीं है। तो ये जो 3 गर्भ स्तर की जो हम बात कर रहे थे, इन गर्भ स्तरों में से आपको पता है एंडोडर्म जो होती है ये हमारे ये बीच में क्या है, आर्केंट्रोम, आपकी आहार नाल का स्पेस, आर्केंट्रोम। तो ये जो बीच वाली जो जगह है, इसमें आपको यहाँ पर एक पॉइंट जरूर याद रखना है, एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि इसके बाहर ये जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म की जो सेल्स होती है, ये मीजोडर्म की सेल्स जब जीव का परिवर्तन हो रहा होता है, जब जीव का विकास हो रहा होता है, तो ये मीजोडर्म की जो सेल्स होती है यही देवगुहा का निर्माण करती है। लेकिन इसका निर्माण होने की प्रोसेस अलग अलग है। निर्माण होने की प्रोसेस कैसे अलग अलग है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अगर ये मीजोडर्म की सेल्स कुछ इस तरीके से हो, देखिएगा इसे, ये तो हो गई आपकी एंडोडर्म। अगर मीजोडर्म की सेल्स मॉडिफाई होकर दोनों तरफ इस तरीके से इन्वेजिनेट होकर एक कैविटी बना दे, तो ध्यान से समझिएगा इसको, अलग से नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने पहले समझा चुका हूं। मैंने कहा ये वाला पॉइंट, दिस
दिस। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आवरण है, ये मेसोडर्म की सेल्स है। अगर ये सेल्स इस तरह से फोल्डिंग होकर साइड में आ जाए, एक्टोडर्म को आवृत कर रही है, एंडोडर्म को भी आवृत कर रही है, यहाँ पर भी है, ये समझिए कि यहाँ नहीं, यहाँ पर भी है, तो ये कंप्लीट। और इनके बीच में ये क्या है? स्पेस। दिस स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड सीलोम। क्या कहेंगे इसे? सीलोम। ऐसा कैसे है? राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये मेसोडर्म से क्या होना चाहिए? ये मेसोडर्म से आश्रित होना चाहिए, लाइंड बाय मेसोडर्म सेल्स। तो ये मेसोडर्म की सेल से अगर आश्रित है तो ये यूसिलोमेट है, सच्चे देहकोष्ठी है। लेकिन अगर ये मेसोडर्म की सेल्स ऐसे कैसे नहीं जाती? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एंडोडर्म, ठीक है, ये एंडोडर्म, ये मेसोडर्म, कोई देखो नहीं है सब, ये एक्टोडर्म, बीच में कोई स्पेस बना नहीं बना, कोई स्पेस नहीं, एक्टो मीजो एंडो, ये एक्टो, बीच वाला मीजो, अंदर वाला एंडोडर्म, तीनों डर्म आ गए, एक्टो मीजो एंडोडर्म, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं है। क्या है? देहकोष्ठी। यहाँ पे क्या स्पेस आ रहा है? सच्चे देहकोष्ठी, यूसिलोमेट। फिर ये आभासी देहकोष्ठी क्या है? आभासी देहकोष्ठी का मतलब सेम वही चीज है, केवल फर्क ये है, आभासी देहकोष्ठी मतलब ये देहकोष्ठी जैसे दिखते हैं लेकिन देहकोष्ठी है नहीं, तो आभासी है। इसका मतलब ये है कि ये हो गए भैया आपकी, ये क्या है? एक्टोडर्म, ये क्या है? एंडोडर्म, बाह्यगर्भ स्तर, अंतर्गर्भ स्तर, बीच में मध्यगर्भ स्तर होना चाहिए था, बट इनमें क्या होता है, बीच में स्पेस आ जाता है, लेकिन जो मध्यगर्भ स्तर है वो पूरी तरह से एक्टोडर्म या मेसोडर्म को आश्रित नहीं करता। बीच बीच में एक्टोडर्म की क्या, मेसोडर्म के क्या पाए जाते हैं? पाउच पाए जाते हैं, और बीच बीच ये पूरे में क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, और बीच बीच में क्या भरे हुए हैं? मेसोडर्मल पाउच। तो मेसोडर्मल पाउच है जो न एक्टोडर्म को आश्रित कर रहे हैं न एंडोडर्म को आश्रित कर रहे हैं, लेकिन बीच में कैविटी है, लेकिन उसको मेसोडर्म से आश्रित नहीं है। एक्टोडर्म नहीं है ऊपर, एंडोडर्म नहीं अंदर, बीच में मेसोडर्म के पाउच पड़े हुए हैं, लेकिन वो इनको लाइट नहीं कर रही है, इनको चारों तरफ से कवर नहीं कर रही है। ऐसी जो स्ट्रक्चर वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि एनसीईआरटी में भी बताया है, ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है। सबसे ज्यादा बच्चे ये है कि इसको सर यूसिलोमेट्स क्यों नहीं कहा? अरे भाई, यूसिलोमेट के लिए मैंने कंडीशन बताई कि जो भी ऑर्गेनिज्म में देह हुआ मेसोडर्म से आश्रित होती है। किससे आश्रित होती है? मेसोडर्म से लाइंड होती है, जैसे कि मैंने वहां दिखाया आपको। देखिए एक्टोडर्म बाह्यगर्भ स्तर किससे आश्रित है? मेसोडर्म से। यहाँ देखिए अंतर्गर्भ स्तर किससे आश्रित है? मेसोडर्म। इधर भी मेसोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म कंप्लीट। तो जब मेसोडर्म की सेल्स कंप्लीट उस देहभाग को कवर करके रखेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? सच्चे देहभाग, यूसिलोमेट। उसमें दो है, साइजो एंड्रो, बाद की बातें हैं, वो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। फिलहाल आपको ये याद रखना है बेसिक पॉइंट। और इसमें भी आगे आप लोगों ने पढ़ा है, जब मैं पढ़ाता हूँ आपको क्लासिफिकेशन, तो कई बार हम कहते हैं कि पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, वो क्या है? वो यही है, मेसोडर्म की जो कवरिंग है, जो आपके देहभाग को कवर कर रही है, जो बाहर की तरफ एक्टोडर्म को कवर कर रही है, दैट इज पैराइटल पेरिटोनियम। जो अंदर किसको कवर कर रही है? आहरनाल को कवर कर रही है, या अंदर की जो कवरिंग है, दिस इज विसरल पेरिटोनियम। तो वो पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम जो हार्ट में आई थी, लंग्स में आई थी, वो सब के सब भी
बेसिकली देवहा की आवरण है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर जब हम ये सीलोम की बात करते हैं तो स्यूडोसिलोमेट्स, यूसिलोमेट और एसिलोमेट्स में फर्क क्या होता है ये आप समझिए। एसिलोमेट कोई देवहा नहीं, स्यूडोसिलोमेट देवहा जैसा है बट मेसोडर्म से आश्रित नहीं है, इसलिए सच्चे देवहा नहीं है, बीच बीच में पाउच भरे हुए हैं। यूसिलोमेट्स रियल में मेसोडर्म से आश्रित है, यूसिलोमेट्स। ओके, तो यहाँ पर अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये तो हमने सीलोम की एक जनरल पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरा डिटेल से डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि मुझे क्लासिफिकेशन आपको समझाना है तो ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको चारों पॉइंट्स जो आपको बताया है, ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से कवर होने चाहिए, उसी के आधार पर मैंने ये क्लासिफिकेशन किया है। अब देखिए ये करके सबसे पहले एनिमल किंगडम में जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो रियल जो एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है वो मेटाजोआ से होता है। प्रोटोजोआ को फिलहाल किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है, आप सब जानते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ के जीव कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, ऑब्वियसली यूनिसेलुलर, बट फिर भी क्योंकि वो एनिमल लाइक है तो एनिमल लाइक होने की वजह से इसको यहाँ रखते हैं, बट these are not true animal in animal kingdom, हालांकि एनिमल लाइक है, ठीक है। मेटाजोआ से स्टार्ट करते हैं तो प्रोटोजोआ में आप लोगों ने पढ़े ही, अमीबा वगैरह ये सब प्रोटोजोआ में आते हैं। मेटाजोआ एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट प्रायोरिटी, मेटाजोआ को दो क्लास में बांटा गया, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये चार जब आपको क्लियर होगा तो आपको बड़ी आसानी रहेगी आगे भी, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है। एनिमल किंगडम बिल्कुल सिंपल, जैसा कि मैंने कहा चार बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन मेनली पहले ये चार को समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। मेटाजोआ, मेटाजोआ को क्लासिफाई किया गया पैराजोआ, यूमेटाजोआ। अब यू का मतलब क्या है? ट्रू, ट्रू मेटाजोआ, ट्रू एनिमल्स। फिर पैराजोआ, इसको क्यों नहीं रखा गया ट्रू एनिमल्स? ये भी ट्रू नहीं है क्या? यस ट्रू है, बट पैरा का मतलब होता है साइट, जोआ का मतलब है जूलॉजी, जू। पैराजोआ यानी साइड एनिमल्स, यानी इसका मतलब क्या है? आप देख रहे हो यूमेटाजोआ से तो आगे ब्रांचिंग हो रही है, लेकिन पैराजोआ के बाद खत्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं, इसका कोई ब्रांचिंग ही नहीं है, तो ये यहाँ पर आगे खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? खत्म हो गया मतलब आज नहीं है, ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि साइड एनिमल्स इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये बने और बनने के बाद आगे इवोल्यूशन में, उत्क्रांति में आगे इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और ये वैसे के वैसे, यानी कि these are the blind branch of evolutionary tree, blind branch of evolutionary tree, यानी ये आज भी वैसे की वैसी हालत में है, इनका डेवलपमेंट होकर कोई हायर ऑर्गेनिज्म नहीं बने। अगर इनसे हायर ऑर्गेनिज्म बनते तो ये आज ऐसे नहीं होते, और इसी वजह से इनको अलग रखा गया। आज भी इनको साइड एनिमल्स इसीलिए रखा गया, इसीलिए बोलते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि उत्क्रांति में जो हम कहते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म बने, जैसे सिंपल से हायर बने, रेडियल वाले, बायलेटरल वाले, बायलेटरल वाले ज्यादा डेवलप, रेडियल वाले कम डेवलप, एसिलोमेट कम डेवलप, स्यूडोसिलोमेट थोड़े और ज्यादा डेवलप, यूसिलोमेट सबसे ज्यादा डेवलप। तो ये कंटिन्यूटी है ना, इनमें ऐसा नहीं है। इनके बाद कोई भी ऐसा नहीं माना जाता, साइंटिस्ट मानते हैं कि ये बने और बनने के बाद इनसे आगे हायर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड ब्रांच ऑफ इवोल्यूशनरी ट्री। ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैराजोआ साइड एनिमल्स, ओके। इसका आगे क्लासिफिकेशन कुछ नहीं। पैराजोआ में कौन सा फाइलम आता है?
फाइलम पोरिफेरा। क्या बोलेंगे? सहस्राद्रि समुदाय, सहस्राद्रि फाइलम पोरिफेरा, जो किसमें आता है? पेलाजोआ में। गुजराती में पेलाजोआ बोलते हैं। यूमेटाजोआ का देन अगेन क्लासिफिकेशन। यूमेटाजोआ को फिर क्लासिफाई किया गया, किस आधार पर किया गया? सममिति, सिमेट्री के आधार पर यूमेटाजोआ टू टाइप्स कितनी होती है? सिमेट्रिकल कैसी होती है? एसिमेट्रिकल भी होते हैं, वो तो ये चले गए पहले। रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल, अरीय सममित है ना, संधिपार्श्वसममित। अब यहां ध्यान दीजिए, जब अरीय सममित की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब अरीय सममित की बात करते हैं तो उन्हें उनके अंदर ऑटोमेटिकली जहां जहां पर भी आपको अरीय सममित मिलेंगे, फिर बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, गर्भ स्तर के बारे में हमने बात किया था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? द्विगर्भ स्तर, यानी जिनमें केवल क्या हो? एक्टो और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? जिनमें 3 गर्भ स्तर, ठीक है। तो जनरली डिप्लोब्लास्टिक वाले जो होते हैं वो जनरली रेडियल सिमेट्री होते हैं, इन जनरल, एक्सेप्शनल केस अलग है, लेकिन इन जनरल रेडियल सिमेट्री वाले डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री, इधर बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया। अलग से आपको गर्भ स्तर को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अब आपको वैसे आपने तो बोला था कि एसिमेट्रिकल भी होते हैं। हाँ, एसिमेट्रिकल वाले यूमेटाजोआ में नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो ये है पोरिफेरोन्स, ये इनकी कोई सममिति नहीं होती है, इनका कोई आकार फिक्स नहीं है, तो ये असममित भी होते हैं। ओके, असममित है। डिप्लो, ट्रिप्लो क्या प्लास्टिक है ये आपको पता है ना, जब अपन पोरिफेरोन्स की बात करेंगे तो ये डिप्लोप्लास्टिक ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहली बात तो मैंने पहले कह दिया कि एसिमेट्रिकल वाले इधर आ गए सारे, तो रेडियल सिमेट्रिकल। अब रेडियल के अंदर आगे चलते हैं, कौन कौन से आएंगे? सेलेंटेटा, टिनोफोरा। सेलेंटेटा को गुजराती में क्या बोलते हैं? कोष्ठांत्री। टिनोफोरा, कंतद्रा, ठीक है। तो ये दोनों जो क्लासेस हैं, दोनों जो फाइलम है, सॉरी, दोनों समुदाय किसमें आते हैं? रेडियल सिमेट्री, ओके, अरीय सममित और द्विगर्भ स्तरीय, ठीक। इसी तरह संधिपार्श्वसममित, त्रिगर्भ स्तरीय। ये इनको फिर आगे डिवाइड किया देहगुहा के आधार पर। देहगुहा अगर नहीं है एसिलोमेट, अदेकोष्ठी। कौन सा फाइलम, कौन सा समुदाय? प्लेटिहेल्मिन्थ्स। पृथुकर्मी, एसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स, आभासी देहगुही, स्यूडोसिलोमेट्स, जिनके अंदर सिलोम है लेकिन वो सिलोम नहीं है, मतलब मेसोडर्म से आश्रित नहीं है। स्यूडोसिलोमेट्स में कौन सा फाइलम? एस्केहेल्मिन्थ्स। एस्केहेल्मिन्थ्स गुजराती में क्या बोलते हैं? गोल्डकर्मी। गोल्डकर्मी जितने भी आएंगे वो सब किसमें आएंगे? स्यूडोसिलोमेट्स। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। एस्केहेल्मिन्थ्स, ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान, हाँ, बहुत सारी चीजें यहाँ से डेवलप हुई थी, वो बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखो। स्यूडोसिलोमेट्स, एस्केहेल्मिन्थ्स, गोल्डकर्मी, ठीक है। यूसिलोमेट्स, यूसिलोमेट सच्चे देहगुहा वाले, उनको फिर डिवाइड किया गया साइजोसिलोमेट्स और एंटेरोसिलोमेट्स में। साइजोसिलोमेट्स 3, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिडा, हेलिकोडर्मिडा, कोरिडा, ये सब के सब यूसिलोमेट्स हैं, लेकिन इनको भी फिर साइजोसिल के आधार पर एनेलिडा, एनेलिडा को क्या बोलते हैं गुजराती में? नुपुरा, आर्थ्रोपोडा, संधिपाद, मोलस्का, मृदुकाय। तो एनेलिडा, नुपुरा, संधिपाद और मोलस्का, मृदुकाय, तीनों के तीनों साइजोसिलोमेट्स। एंटेरोसिलोम, इकाइनोडर्मिडा, हेलिकोडर्मिडा, कोरिडा। इकाइनोडर्मिडा सूलत्वची, हेलिकोडर्मिडा सामने मेरुदंडी, कोरिडा क्या बोलेंगे? कोरिडा को मेरुदंडी, सामी मेरुदंडी या मेरुदंडी, ठीक है। तो सामी मेरुदंडी, मेरुदंडी और सूलत्वची, एंटेरोसिलोमेट्स, इन सब के बारे में
ये चार्ट जो हमने आपको बताया बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है, बार बार लिख के याद रखिएगा, लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चार्ट बार बार लिख के याद करना है, फिर बोल रहा हूँ। और इसी प्रिपरेशन को जब मैं आपसे कहता हूँ कि एनिमल किंगडम पढ़ना है तो एनिमल किंगडम कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रिपरेशन में जितना हो सके सिंप्लीफाई तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीफिलम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना।